बाल मंदिर YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वरूप सिंह। प्रथम पार्ट के अंदर हमने प्रबंध के अर्थ को समझा था। आज द्वितीय पार्ट है, उसमें हम प्रबंध की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रबंध के अर्थ को समझ गए हो तो प्रबंध के अर्थ से ही हम प्रबंध की विशेषताओं को निकालेंगे। प्रबंध के अर्थ से प्रबंध की विशेषताएं किस प्रकार हम समझने का प्रयास करेंगे वो आप ध्यानपूर्वक देखना। प्रबंध के अर्थ में हमने बात कही थी, प्रबंध क्या है? एक व्यक्तियों का समूह है जिसे कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें कार्य करवाने कैसे करवाया जाए उसकी एक कला होती है, यानी दूसरों से कार्य करवाने की कला प्रबंध का अर्थ है। उसी प्रबंध के अर्थ से हम विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को समझेंगे, यानी कि व्यक्तियों का एक समूह है, इसलिए प्रबंध की विशेषताओं के अंदर प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानवीय क्रिया है, क्योंकि प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है, ना किसी पशु के द्वारा किया जाता है। ये मानवीय क्रिया है क्योंकि संगठित समूह किसका है? मानव का है, और संगठित समूह से ही किसी से कार्य करवाना प्रबंध है, और ये मानवीय क्रिया है। प्रबंध सर्वव्यापी है। देखो विद्यार्थियों, सर्वव्यापी शब्द से यह हमारा क्या तात्पर्य है? सर्वव्यापी का मतलब है यूनिवर्सल, यानी प्रबंध हर क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? सर्वव्यापी, यानी कि धार्मिक क्षेत्र हो वहां भी प्रबंध कार्य करेगा, राजनीतिक क्षेत्र हो वहां भी प्रबंध कार्य करेगा, सामाजिक क्षेत्र हो वहां भी प्रबंध कार्य करेगा, और इस प्रबंध के बिना कोई भी कार्य सुनियोजित तरीके से नहीं हो सकते हैं, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हर क्षेत्र में प्रबंध की अपनी अपनी भूमिका रहती है, इसलिए प्रबंध सर्वव्यापी भी है। विद्यार्थियों, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर चलती रहती है। विद्यार्थियों देखो, इसका मैं साधारण से उदाहरण बताऊं कि आपने एक कंपनी को स्थापित किया, उस कंपनी के अंदर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को रखा और आपकी कंपनी विभिन्न प्रकार के उत्पाद कर रही है, सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अगर आपकी कंपनी निरंतर नहीं चले तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हो कि वहां प्रबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब आप लाभ कमा पा रहे हो या लाभ नहीं कमा रहे हो, ये सब ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा, यानी आपको हर परिस्थिति के अंदर जाकर प्रबंध की व्यवस्था को संभालना होगा। वही प्रबंध है और प्रबंध उस व्यवस्था को कैसे संभाल रहा है, और आप वहां लाभ कमा रहे हो या आपको हानि हो रही है, या बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पर एक संचित बिंदु पर आपकी कंपनी चल रही है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध तो चलती ही रहेगी इस व्यवसाय के अंदर। प्रबंध विद्यार्थियों सामूहिक प्रयास है। विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रबंध व्यक्तियों का समूह है, और ये सामूहिक प्रयास इसलिए है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा समूह में मिलकर समूह से कार्य किया जाता है, इसलिए ये सामूहिक प्रयास है। कोई भी कार्य को अंजाम देना, कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूह में मिलकर कार्य करना, ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए सामूहिक प्रयास की दृष्टि से भी देखा जाता है। विद्यार्थियों, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक से यहाँ क्या तात्पर्य है? इसको इंग्लिश में हम क्रिएटिव बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी। कोई भी, जैसे मैं कार्य करता हूं, जैसे मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, उसमें कोई ट्रिक्स लगा रहा हूं, कोई लॉजिक लगा रहा हूं, उनको विभिन्न प्रकार के अलग मेथड से शिक्षण विधियों के माध्यम से सिखा रहा हूं, तो ये क्रिएटिविटी होती है। तो इसी आधार पर प्रबंध में एक सृजनात्मक कार्य है। कोई भी कार्य को उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, अलग अलग उन्हें चेहरों के माध्यम से, अलग अलग विभिन्न प्रकार के माध्यम से उन्हें उनके सोपान तक पहुंच पाते हो, तो ये क्रिएटिविटी है। उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में कार्य करने का भी हौसला अफजाई होता है, एक सृजनात्मक कार्य होता है। प्रबंध में एक सृजनात्मक कार्य भी होता है। प्रबंध विद्यार्थियों उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्य विहीन नहीं होता है। विद्यार्थियों, मैं अगर बात कहूं तो प्रबंध उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है? प्रबंध में अपना खुद का स्वयं का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य के आधार पर ही प्रबंध किया जाता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, समन्वय किया जाता है और नियुक्ति भी की जाती है। इसका पहले से ही तय रूप से उद्देश्य तय होता है। उस उद्देश्य के आधार ही पर प्रबंध को उसकी भूमिका पर निभाया जाता है कि किस प्रकार से हम प्रबंध करें तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रबंध की मुख्य रूप से ये परिभाषा है कि विशेषताओं के अंदर डाला गया है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे फेवरेट विशेषता प्रबंध अमूर्त शक्ति है, यानी कि अदृश्य शक्ति है। विद्यार्थियों, प्रबंध अदृश्य शक्ति कैसे? आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रबंध अदृश्य शक्ति कैसे है? हम इसको भी उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। विद्यार्थियों, आप कोई भी कंपनी के अंदर देख रहे हो कि कंपनी सुचारू रूप से अपने बड़े पायदान पर जा रही है, और उस कंपनी के अंदर आप कभी भी नहीं गए हो, उस कंपनी के लाभों को आपने सिर्फ महसूस किया हो,
देखा हो कि उस कंपनी के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और वो कंपनी बहुत ही उच्च पायदान पर है, उसमें लाभों का बढ़ावा हो रहा है। तो ये एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति से आप वांछित जो परिणाम आपके सामने आ रहे हैं उन परिणामों से आप तय कर सकते हो कि यहाँ सुप्रबंध हो रहा है या कुप्रबंध हो रहा है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। आज जरूरी नहीं है कि एक कंपनी जैसे कि मुंबई में चल रही है और आप वहां गए नहीं, उसको देखा ही नहीं, मगर उसके जो फीडिंग आपको प्राप्त हो रही है, उसकी फीडबैक प्राप्त हो रही है यहाँ बैठे, तो भी आप पता कर सकते हो कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है और वास्तव में उसका सफल प्रबंध हो रहा है, कुप्रबंध नहीं हो रहा है। इसी आधार पर मैं अपनी बात विशेषताओं पर खत्म करता हूं। प्रबंध की विशेषताएं संपूर्ण होती है। एक बार वापिस अपन दोहराते हैं कि प्रबंध एक ऐसी मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध सामूहिक प्रयास है, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, प्रबंध उद्देश्य पूर्ण होती है, प्रबंध के अंदर अदृश्य शक्ति छुपी हुई होती है। सिर्फ इसके परिणामों से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसके अंदर सफल प्रबंध हो रहा है और ये अदृश्य शक्ति होती है। विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों प्रबंध के उद्देश्य। विद्यार्थी गौर करें, प्रबंध के उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? उद्देश्य को अंग्रेजी के अंदर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। वास्तव में मेरा उद्देश्य यहाँ क्या है? वास्तव में मेरा उद्देश्य यहाँ क्यों है? मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे आपको पूरी शिक्षा प्रबंध की दूं। ये मेरा उद्देश्य है और आपका उद्देश्य इन दिनों में ये है कि आप घर बैठे पढ़कर अपने व्यवसाय अध्ययन विषय को सही बनाएं। और प्रबंध का उद्देश्य यही है कि वो आगे किस प्रकार से कार्य करे। तो प्रबंध 4 रूप में अपने उद्देश्य लेकर चलता है। वो पहला उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य। दूसरा है इस प्राथमिक उद्देश्य को चलाने के लिए सहायक उद्देश्य चलता है। जैसे अपन पूरक बात करते हैं ना, पूरक यानी सप्लीमेंट्री। जैसे कि पेन का पूरक क्या होती है? स्याही। स्याही के बिना पेन नहीं चल सकता। स्कूटर या फिर कोई बाइक, मोटर बाइक की बात करें तो उसका पूरक क्या होता है? पेट्रोल। तो इसी आधार पर प्राथमिक उद्देश्य का पूरक उद्देश्य कौन सा है? सहायक उद्देश्य। और तीसरा अगर हम बात करें तो है व्यक्तिगत उद्देश्य। चौथी हम बात करें तो सामाजिक उद्देश्य। विद्यार्थियों गौर करें, प्राथमिक उद्देश्य के बारे में हम यहाँ जानेंगे, सहायक उद्देश्य के बारे में भी जानेंगे और व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में भी जानेंगे और सामाजिक उद्देश्य के बारे में भी जानेंगे। तो प्राथमिक उद्देश्य से तात्पर्य है कि प्रथम उसका उद्देश्य क्या रहेगा प्रबंध का? कोई उपक्रम को चलाने के प्रति, कोई उपक्रम में उत्पादन करने के प्रति या उपक्रम के अंदर उत्पादन का वितरण करने के प्रति किस संबंधित उसका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। उपक्रम से रिलेटेड अलग अलग पक्षों की संतुष्टि। उपक्रम के अंदर, उपक्रम का मतलब होता है कोई भी एक फैक्ट्री मान लो, कोई भी एक कार्यालय मान लो, उसके अंदर उससे रिलेटेड अलग अलग पक्षों की हम कैसे संतुष्टि कर पाए, उन्हें किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए, तो ये प्राथमिक उद्देश्य की दृष्टि से हम देखेंगे। हेलो, प्राथमिक उद्देश्य में मैं उचित लागत पर उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन करना, इसका प्रथम बिंदु है। उचित लागत पर उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन करना। विद्यार्थी गौर करें, उचित लागत यानी कम लागत पर उत्पाद यानी प्रोडक्ट और सेवाओं का उत्पादन करना। विद्यार्थियों यहाँ आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी, सेवाएं यहाँ क्या है? उत्पाद तो आप समझ लोगे, कोई भी प्रोडक्ट को उत्पादित करना, या सेवाओं से तात्पर्य है सर्विस। जैसे कि अगर मैं बात कहूं, आपने कोई चीज को बेचा, उसकी आप वारंटी पीरियड देते हो, तो आपको उनको सर्विस भी देनी होगी। उस वारंटी पीरियड पर आप उसको चेंज करके दो या फिर उसको सही करके दो। विभिन्न प्रकार की सर्विसें दी जाती है जो सेवाएं कहलाती है। तो प्रथम बिंदु है अपना उचित लागत पर उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन करना प्राथमिक उद्देश्य के अंदर। द्वितीय बिंदु है उत्पाद एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना। आपने उसका उत्पाद तो कर दिया, आपने सेवाओं का उत्पादन कर दिया, अब आपकी बारी क्या रहेगी कि आप उत्पाद या सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करो। वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बांटना। आपने उस उत्पाद और सेवाओं को उचित मूल्य पर कैसे आप वितरण करोगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सके और उस चीज को खरीद सके। तीसरा बिंदु है सभी रिसोर्सेस को उचित पारिश्रमिक देना। विद्यार्थियों, उपक्रम के अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, वहां कर्मचारी भी होते हैं, प्रबंधक भी होते हैं और वहां विभिन्न प्रकार के उपक्रम भी होते हैं। उस उपक्रम के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर मशीन्स वगैरह आदि प्रकार की सभी चीजें होती है, उनको उचित पारिश्रमिक देना ताकि वो वहां बने रहे। पारिश्रमिक का मतलब होता है रेमोरेशन, उनको कुछ राशि प्राप्त देना है, उन्होंने जो कार्य किया है उसको उचित मूल्य प्रदान कर उन्हें बनाए रखना।
और चौथा बिंदु प्राथमिक उद्देश्य के अंदर है कि उपक्रम को लाभ अर्जन कैसे करना है, यानी कि लाभ कैसे कमाना है। ये सब 4 बिंदु है जो प्राथमिक उद्देश्य के अंदर होते हैं, यानी उपक्रम से संबंधित अलग अलग पक्षों को किस प्रकार से संतुष्टि प्रदान करना है। उचित लागत के उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन कर उत्पाद एवं सेवाओं को उचित मूल्य पर वितरण कर आपने जो उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन किया है उसका आप किस मूल्य पर वितरण करोगे, जो उचित मूल्य होना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के उपक्रम के अंदर जो संसाधन है उन्हें पारिश्रमिक प्रदान कर और उपक्रम में लाभार्जन कर। लाभार्जन का मतलब है लाभ कमाकर। इसी आधार पर मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। ये सहायक उद्देश्य होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य के ही नीचे टिके हुए होते हैं। इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि आंतरिक कार्य प्रणाली उद्देश्य के अंदर आंतरिक कार्य प्रणाली संबंधित विभिन्न प्रकार के इसके बिंदु है, जिसमें पहला बिंदु है संसाधनों में गुणवत्ता लाना। जो विभिन्न प्रकार के इसके अंदर उपक्रम के अंदर संसाधन होते हैं उसके अंदर क्या गुणवत्ता लाना, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी लाना ताकि वो उपक्रम के अंदर अच्छे से काम कर सके। उचित समय स्थान पर उपयोग करना, उन संसाधनों को उचित समय पर उचित स्थान पर किस प्रकार से उपयोग किया जाए, ये सहायक उद्देश्य रहता है प्राथमिक उद्देश्य का। उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना, अब उपयोग तो कर रहे हैं मगर उसके अंदर समन्वय होना चाहिए। आप किसी चीज को उपयोगित तो कर रहे हो, अब समूह के अंदर सब बैठे हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। तो उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना भी सहायक उद्देश्य का एक भाग होता है। यानी कि मैं बात कहूं तो सहायक उद्देश्य के अंदर आंतरिक कार्य प्रणाली, यानी उपक्रम के अंदर से जो क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमें गुणवत्ता लानी है संसाधनों में, उचित समय और स्थान पर उसको कैसे उपयोग करना है उन संसाधनों को, और उपयोग में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करनी है, ये सहायक उद्देश्य हो जाते हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर बढ़ते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य से ही सामने आ रही है बात कि ये कैसे हैं, एक मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन की कैसे संतुष्टि की जाए। मानवीय संसाधन 3 प्रकार से होते हैं। मानवीय संसाधन के अंदर 3 रूप लिए गए हैं। पहला है उद्यमी। उद्यमी कौन होता है, जो व्यापार या व्यवसाय करने के लिए पूंजी लगाता है और जोखिमों को वहन करता है, वो उद्यमी होता है। प्रबंधक वो होता है जो विभिन्न प्रकार के प्रबंध करवाता है और प्रबंधक की भूमिका निभाता है, एक सफल नेतृत्व करता है और पूरी जांच पड़ताल करता है। कर्मचारी जो प्रबंधक के नीचे कार्य करते हैं वो कर्मचारी होते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं, इनके अलग अलग उत्तरदायित्व होती हैं, इनके अलग अलग आकांक्षाएं होती है। इन आकांक्षाओं, इनके कार्य, इनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रबंध की इसमें मुख्य भूमिका रहती है और प्रबंध इन आकांक्षाओं को पूरा कर पाता है। यही एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है जो मानवीय संसाधनों की संतुष्टि करता है। विद्यार्थियों, लास्ट में है सामाजिक उद्देश्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है, जिसमें संसाधन अपन कहां से प्राप्त करते हैं, समाज से ही प्राप्त करते हैं। उन संसाधनों का हम उचित उत्पादन करते हैं, उचित वितरण करते हैं और फिर पुनः वापस उन्हें समाज की ओर लौटा देते हैं। ये एक सामाजिक उद्देश्य निहित होते हैं। इसलिए ये प्रबंध के विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को हमने सीखा। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य के अंदर हमने 4 बिंदुओं को सीखा, फिर सहायक उद्देश्य के अंदर हमने 3 बिंदुओं को सीखा, फिर हमने व्यक्तिगत उद्देश्य को सीखा, सामाजिक उद्देश्य को सीखा। क्योंकि आज समाज के अंदर ही विभिन्न प्रकार की निहित वस्तुओं को हम उसका उपयोग करते हैं और पुनः उनको वापस लौटाते हैं। हमारी कड़ी समाज से जुड़ी हुई होती है और ये प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य चलता है। विद्यार्थियों, प्रबंध की विशेषताओं के बाद हम प्रबंध के महत्व के बारे में अगर बात करें तो प्रबंध का महत्व अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अतीत से लेकर वर्तमान युग में प्रबंध का महत्व रहा है। अगर अतीत की मैं बात करता हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही पुरानी सभ्यता थी, उसमें भी प्रबंध अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। यहाँ तक कि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो युद्ध हुए, जैसे महाभारत, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुए, उसमें भी प्रबंध की बहुत ही बड़ी भूमिका थी और प्रबंध के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती थी। तो आधुनिक युग में तो प्रबंध ने अपना वर्चस्व बहुत ही ज्यादा फैलाया, क्योंकि जिस प्रकार ज्यों-ज्यों आधुनिक युग आता गया तो और भी विडंबनाएं सामने आई, तो प्रबंध ने अपना क्षेत्र बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। तो सन 1990 के दशक के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ भी जोड़ा गया और अर्थव्यवस्था के अंदर जिस प्रकार भारत जुड़ा, एक दशक 1990 का आया जिसके अंदर एलपीजी की एक व्यवस्था आई, एलपीजी, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण होता है और प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण होता है। एक विश्व को
पूरे देशों के साथ जोड़ना। विभिन्न प्रकार के देश जुड़कर एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश को दूसरी देश के साथ जोड़कर उसके द्वार खोल देना व्यापार करने के क्षेत्र के अंदर, उदारीकरण कहलाता है। उसी उदारीकरण के दशक में 1990 के बाद उदारीकरण के महत्व को समझा गया। तो उदारीकरण से पूर्व प्रबंध में क्या महत्व था और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध में क्या महत्व था, उसको हम निम्न सारणी से समझेंगे। तो विद्यार्थियों गौर करें, कुछ जो घटक है और उस उदारीकरण से पूर्व प्रबंध का महत्व, उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के महत्व को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखें, सर्वप्रथम पहला बिंदु है बाजार का स्वभाव उदारीकरण से पहले क्या था। उदारीकरण से पहले बाजार का स्वभाव विक्रेता बाजार हुआ करती थी। गौर करें विद्यार्थियों, कौन सी बाजार हुआ करती थी? विक्रेता बाजार, यानी संपूर्ण बाजार पर विक्रेता का ही, यानी कि माल बेचने वाले का ही राज हुआ करता था। मगर आज के युग में 1990 के दशक के बाद उदारीकरण के पश्चात के युग में क्रेता बाजार चल रही है, यानी कि बाजार का राजा कौन है? क्रेता है, यानी माल खरीदने वाला बाजार का राजा है। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप देखें। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का अगर हम स्वरूप देखें तो उदारीकरण से पहले एकाधिकार कंपटीशन हुआ करता था और सीमित हुआ करता था। एकाधिकार की मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो एक ही मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही दुकान अगर है तो उसका एकाधिकार, उसकी मोनोपोली है, तो लोग घूम फिरा के उसके पास जाएंगे और वो मन चाहे अपनी रेट लेगा, मन चाहे तो दुकान खोले, मन चाहे तो जो करना वो उसका अकेला ही मालिक होता है। वो एकाधिकार का मार्केट था। मगर उदारीकरण के पश्चात की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता, फुल कंपटीशन है आज के समय में। आप जैसे सब्जी मंडी की दुकान पर जाते हो तो देखो कितनी सारी दुकानें हैं, आपकी मन चाहे आप जिस दुकान पे जा सकते हो। तो पूर्ण प्रतियोगिता की आज की स्थिति के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता है। प्रतिस्पर्धा का आधार देखें तो उदारीकरण से पहले लाइसेंस, एक कोटा निर्धारित किया होता था, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी किए हुए थे और एक कोटा निर्धारित किया होता था, उसके अनुसार ही चलना होता था। मगर आज हम देखें तो प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकास हुआ है, यानी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ी है, कैपेसिटी भी बढ़ी है, तो प्रतिस्पर्धा का विकास हो रहा है उदारीकरण के पश्चात देखा जाए तो। व्यवसाय का रूप अगर देखें तो वहां आंतरिक चलता था उदारीकरण से पूर्व, मगर आज आंतरिक और बाह्य दोनों हैं। आज आंतरिक भी है और बाह्य भी है। यानी आंतरिक यानी उस व्यवसाय के अंदर की जो विभिन्न प्रकार की भूमिका होती थी उसे देखा जाता था, मगर आज तो बाह्य रूप से भी जुड़ा हुआ है। जैसे समाज के क्षेत्र में भी देखिए, राजनीतिक, धार्मिक, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में देखें तो ये बाह्य रूप से भी जुड़ा हुआ है। व्यवसाय का पहले उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना था, अधिकतम लाभ कमाना था। मगर उदारीकरण के पश्चात देखा जाए तो हित रखने वाली सभी पक्षों की संतुष्टि होती है। जो भी उस व्यवसाय से हित रखता है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो उसका ग्राहक हो, आपूर्तिकर्ता हो, सबकी संतुष्टि को देखा जाता है। प्रबंध का महत्व अगर उदारीकरण से पूर्व देखा जाए तो सिर्फ सहायक उद्देश्य था, जो हमने प्रबंध के उद्देश्यों के अंदर पढ़ा था। और आज के युग में देखा जाए तो सहायक ना होकर प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध को दिया जाता है। प्रबंध की विधियां उदारीकरण से पूर्व देखें तो परंपरागत यानी रूढ़िवादिता अवधारणाएं चलती है, पुरानी अवधारणाएं चलती है, मगर आज के समय में देखा जाए तो आधुनिक विधियां चल रही हैं। तो विद्यार्थियों गौर करें, अगर मैं वापस आपको ये समझाऊं तो आपको सिर्फ उदारीकरण से पूर्व के मुद्दों को याद रखना है, उदारीकरण के पश्चात के मुद्दे अपने आप उभर के सामने आ जाएंगे। यानी बाजार का स्वभाव, अगर ये विक्रेता बाजार है तो ये क्रेता बाजार है। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप या एकाधिकार है तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता है। प्रतिस्पर्धा का आधार या लाइसेंस है तो यहाँ प्रतिस्पर्धा क्षमता बड़ी है। व्यवसाय का उद्देश्य यहाँ अधिकतम लाभ कमाना है तो यहाँ हितों की रक्षा करना है, जो सभी पक्ष संतुष्ट हो, जो सभी पक्ष जुड़े हुए उस व्यवसाय से। प्रबंध का महत्व यहाँ सहायक है तो यहाँ प्राथमिक है, यहाँ विधिया पुरानी है तो यहाँ आधुनिक है। तो ये प्रबंध का महत्व जो उदारीकरण के पश्चात और उदारीकरण के पूर्व हमने इस प्रबंध के महत्व को समझा। अब जो जो व्यवसाय बढ़ रहा है तो प्रबंध का महत्व भी बढ़ रहा है। उस प्रबंध के महत्व को देखते हुए हम विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से प्रबंध को समझेंगे और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी गौर करें, प्रबंध के महत्व में उदारीकरण से पूर्व, उदारीकरण के पश्चात के बाद हम विभिन्न प्रकार के जो बिंदु सीख रहे हैं उसमें 8 बिंदु है। उसमें प्रबंध का क्या क्या महत्व रहता है, पहले तो हम इन 8 बिंदुओं को याद करते हैं कि ये बिंदु कैसे हम याद करें। व्यवसाय अध्ययन के अंदर कुछ चीज रटने की नहीं है, समझने की। एक बिंदु से आप विभिन्न प्रकार के बिंदु को ला सकते हो। जैसे कि पहला बिंदु है देश के आर्थिक विकास। अगर प्रबंध सफल होगा तो देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास कैसे होगा?
और देश का आर्थिक विकास अगर होगा तो संसाधनों का क्या होगा, विकास होगा। अगर संसाधनों का विकास होगा तो संसाधनों का समुचित उपयोग करना पड़ेगा। संसाधन जो बिखरे हुए हैं उनका समुचित उपयोग करना होगा। अगर संसाधनों का समुचित उपयोग होगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा का हमें सामना करना होगा। अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो नई नई नव परिवर्तन की तकनीक आएगी। प्रतिस्पर्धा कैसे आएगी, नई नई तकनीकों के माध्यम से आएगी। नव परिवर्तन बढ़ेगा, नव परिवर्तन होगा तो विभिन्न रुचियों में समन्वय आएगा। विभिन्न रुचि, जिसकी रुचि अलग अलग है उन सब में समन्वय स्थापित होगा। विभिन्न रुचियों में समन्वय होगा तो समाज में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों गौर करें, समाज में स्थिरता आएगी। समाज एक समूह होता है तो ये संगठन का अस्तित्व और संरक्षण में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार हमने 8 बिंदुओं को, एक बिंदु को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देश के आर्थिक विकास कैसे होगा, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे होगा, संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का अगर समुचित उपयोग होगा तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, नवाचार आएगा। नवाचार आएगा तो क्या होगा, विभिन्न रुचियों समूह में समन्वय आएगा। और विभिन्न रुचियों समूह में समन्वय आएगा तो समाज में स्थिरता आएगी, तो संगठन का अस्तित्व और संरक्षण में वृद्धि आएगी। विद्यार्थियों गौर करें, आप हमेशा प्रमुख इस बिंदु को पहले समझे, इस बिंदु को समझते हुए इन आगे की इनकी व्याख्या करने का कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी, देश के आर्थिक विकास की कुछ स्थितियां मैं बताता हूं कि प्रबंध संपूर्ण प्रक्रिया निभाता है तो किस प्रकार देश का आर्थिक विकास होता है। संसाधन की स्थिति, संसाधन जो हमारा व्यवसाय है उसके अंदर क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, उसकी स्थिति क्या है, यही देश के आर्थिक विकास को प्रगति की ओर लेके जाता है। उत्पाद एवं सेवाओं की मांग की स्थिति, उत्पाद क्या है और सेवाएं कितनी मांगी जा रही है और कितनी सेवाएं हम सपोर्ट करवा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। संबंधित सहायक उद्योगों की स्थिति, जो उत्पाद कर रहा है, जो सेवाएं दे रहा है, उससे जो रिलेटेड है सहायक उद्योग है, उसकी स्थिति क्या है। विभिन्न संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, जो विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में, उनके बीच में क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये सब एक प्रबंध की अच्छी भूमिका जब निहित होती है तो देश का आर्थिक विकास सफल रूप से होगा। उसके आधार पर द्वितीय बिंदु है संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास कैसे हो विद्यार्थियों, संसाधन का विकास, संस्था के विकास के लिए संसाधनों का विकास होना जरूरी है। अगर हमें उचित प्रबंध कर पाएंगे हम तो संस्था के विकास के लिए संसाधनों का विकास होना जरूरी है। संसाधन ये नहीं है कि हमने जो संसाधन हमें उत्तराधिकार से मिले हैं उसके आधार पर ही हमारा व्यवसाय टिका है, नहीं, हमने खुद प्रबलता, हमने खुद कितने प्रयासों से संसाधनों को जुटाया है, वो ही संसाधन का उपयोगात्मक विकास होता है। संसाधनों का समुचित उपयोग, अब संसाधनों का विकास तो हो गया, अब संसाधनों का समुचित उपयोग कैसे करें, समुचित यानी सबको मिलाकर उन संसाधनों का हम कैसे उपयोग करें ताकि हमें व्यवसाय के अंदर अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये संसाधनों का जो समुचित उपयोग होता है तो ये क्या करता है, कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है। उपयोग अगर सही तरीके से होगा तो कर्मचारियों में, विभिन्न प्रकार के प्रबंधकों में, विभिन्न प्रकार के जो संस्था के अंदर काम करते हैं कर्मचारी लोग, उनमें कार्य क्षमता में बढ़ावा आएगा। और आप गौर करें विद्यार्थी, संसाधन हमेशा सीमित ही होते हैं, इनका उपयोग जहां हमें करना चाहिए वहां ही अधिकतम रूप से करना चाहिए ताकि प्रभावपूर्ण ढंग से ये अपने आप में उभर सके। तो संसाधनों कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, ये सीमित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग जहां हमें करना चाहिए वहीं होना चाहिए। जब संसाधनों का समुचित उपयोग हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आज के युग में विभिन्न प्रकार की व्यवसायों में प्रतिस्पर्धाएं टिकी हुई है। प्रतिस्पर्धा देखें तो आज शिक्षा के अंदर भी बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिस प्रकार व्यवसाय के अंदर भी बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती है। अगर प्रतिस्पर्धाओं में टिका रहना है तो एक सफल प्रबंध होना चाहिए, सुप्रबंध होना चाहिए। और सफल प्रबंध के लिए गुणवत्तापूर्ण आप उत्पादित करें और कम कीमत पर अधिक से अधिक माल सुपुर्द करवाने का प्रयास करें और इसमें ही आप प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकते हो। तो यही प्रबंध की एक अच्छी भूमिका रहती है। नव परिवर्तन को इंग्लिश के अंदर इनोवेशन बोलते हैं, यानी अपन नई नई जो तकनीकियां अपनाते हैं तो व्यवसाय को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, नई नई वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, वही नव परिवर्तन कहलाता है। इसे बहुमुखी विकास होता है। तो विद्यार्थियों गौर करें, जैसे कि हम कोई ग्राहक हो या विक्रेता हो या आपूर्तिकर्ता हो, इन सबको माल उन तक किस माध्यम से हम पहुंचाए, इसके लिए भी हम नई तकनीक कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ई बिजनेस के माध्यम से अपन उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करवा सकते हैं। तो ये नव परिवर्तन की तकनीक है। नव परिवर्तन की तकनीक हम देखते हैं कि आज बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स को हम छोटा मोबाइल्स के रूप में लेकर आकर अपने जेब के अंदर रखकर घूमते हैं। तो ये एक नव तकनीक है और यही व्यवसाय का एक प्रकार है। और मैं अगर आपसे बात कहूं तो आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक नव तकनीक है और आप घर बैठे सभी वस्तुओं को, सामग्री को जो व्यवसाय से संबंधित है उसे पढ़ पा रहे हैं।
उसके आधार पर हम देखें तो आगे देखें विभिन्न रुचियों समूह में समन्वय। देखो संगठन में बहुत सारे समूह होते हैं, संगठन के अंदर एक व्यवसाय चलता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं, ग्राहक होते हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं, वित्तीय संस्थान होती है, इनकी अलग अलग रुचियां होती है, इनकी अलग अलग आकांक्षाएं होती है। एक प्रबंध के माध्यम से इन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, इन विभिन्न प्रकार के जो संगठन में समूह है उनकी रुचियों को किस प्रकार से उनके अनुसार बनाया जाए, ये सब प्रबंध की ही व्यवस्था होती है और प्रबंध अपनी अच्छी महत्व को निभाते हुए इनकी व्यवस्थाओं के अंदर प्रखर उभरता है। आगे गौर करें तो समाज में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों, एक सफल प्रबंध में आप जानते होंगे विद्यार्थियों, एक समाज के अंदर जब कोई भी नई चीज आती है तो पहले उसका विरोध होता है, फिर उस विरोध की अवस्था को धीरे धीरे फिर उसको समाज अपनाने लगता है। तो प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज से ही लेता है और समाज को ही कुछ चुकाता है। तो प्रबंध नवीन जो धारणाएं होती है उनको धीरे धीरे अपनाता है और समाज के अंदर निरंतरता बढ़ी रहती है, यही भी एक प्रबंध की भूमिका है। विद्यार्थी गौर करें, 8वां पॉइंट है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। अब समाज में स्थिरता तो आ गई, अब संगठन का अस्तित्व दीर्घकाल कैसे बना रहेगा और संगठन संरक्षण कैसे रहेगा, संगठन में वृद्धि कैसे होगी। विद्यार्थियों, कोई भी संगठन को चलाने के लिए अगर हम प्रतिस्पर्धा के अंदर टिके रहना है तो संगठन के अस्तित्व को बढ़ाना पड़ेगा और अस्तित्व बनाने के लिए संगठन के अंदर लाभ की ज्यादा आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों, इसकी जो आवक से इनपुट है, जैसे कि कच्चा माल है और भी विभिन्न प्रकार की सामग्री है, उनको आपस में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। विभिन्न कर्मचारियों में उनको पारिश्रमिक निर्धारित रूप से देना पड़ेगा, उनमें संरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ेगा, वृद्धि के क्षेत्र को और बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि लाभप्रदता अधिक हो तो संगठन का में वृद्धि हो, प्रतिस्पर्धा में वो टिका रहे, दीर्घकालीन व्यवस्था बढ़ी रहे, यही संगठन के अस्तित्व और संरक्षण की वृद्धि रहेगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों प्रबंध का महत्व विभिन्न प्रकार में अलग अलग अपना दृष्टिकोण रखता है, देश के आर्थिक विकास में रखता है, संसाधनों के विकास में रखता है, संसाधनों के समुचित उपयोग में रखता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, इसमें किस प्रकार टिके रहना है। आज के युग में, प्रतिस्पर्धा युग में नव परिवर्तन किस प्रकार की नई तकनीकों के माध्यम से हमें प्रबंध के आधार पर टिके रहना है, विभिन्न समूहों में किस प्रकार की रुचि है उन्हें बनाए रखना है, समाज में स्थिरता कैसे लानी है, संगठन के अस्तित्व, संरक्षण और वृद्धि को कैसे समझना है। विद्यार्थियों, इन बिंदुओं को प्रमुख रूप से इनकी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। एक बार आप इसको किताब से भी देख लेना ताकि आपकी कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। जो डाउट हो अभी आप उतार लेना, जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो उसके माध्यम से मैं आपको पूरी डाउट क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। जहां तक मेरे से संभव हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं एक एक चीज को खोल कर बता रहा हूं, और भी कोई समस्या हो तो मुझे बताने का कष्ट करना।